दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जिशिंग हानतिंग से कहती है कि ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं मिस्टर हान की दुश्मन बन सकती हूँ। ये कहकर जिशिंग टेबल से अपना प्रपोजल उठाती है और हानतिंग का दिया हुआ प्रपोजल टेबल पर फेंककर यहाँ से चली जाती है। जब ये दोनों बाहर आ रहे होते तो जीजाओ कहने लगता है कि मिस्टर हान के साथ काम करने में भी कोई बुराई नहीं थी। जब हमारे पास पैसे आ जाते तो हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते थे और मिस्टर हान की कही हुई बातें गलत तो नहीं थी। जिशिंग कहती कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके रिग्रेट हो रहा है। सीजाओ कहते लेकिन उसकी कंडीशंस काफी अच्छी थी। जिशिंग कहती कि क्या तुमने उसकी बातें नहीं सुनी थी? अगर तुम्हारा बॉस इस तरह का होगा तो तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से उससे छुटकारा पाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे? ये कहती है कि अभी भी टाइम है, तुम वापस जा सकते हो। सीजाओ कहता है कि नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। जिशिंग सीजाओ से कहती कि अब हम दोनों सिर्फ आगे बढ़ेंगे। ये कहकर जिशिंग यहाँ से चली जाती है। तैंगसुन कहता है कि आपने इतना कुछ प्रिपेयर किया, आपकी एफर्ट्स आ गई। हानतिंग कहते कि फिक्र नहीं करो, जिशिंग ज्यादा देर तक बिजनेस नहीं कर पाएगी। वापस घर आकर जिशिंग उन पॉइंट्स को दोबारा से देख रही होती है जो हानतिंग ने हाईलाइट किए होते हैं। शाओ हानतिंग से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी ऐसे पर्सन को नहीं देखा जिसने बार बार तुम्हारे प्लान को डिस्टर्ब किया हो। हानतिंग कहते कि जिशिंग के पास एबिलिटी है, वो किसी भी अच्छे ग्रुप के साथ काम करके अपने टैलेंट से फायदा उठा सकती है, लेकिन बिजनेस में आपको टेक्निकल इश्यूज के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है। शाओ कहते हैं कि तुम अगर उसको पसंद करते हो तो तुम्हें उसको फॉलो करना चाहिए। तुम दूसरे इन्वेस्टर्स को मौका क्यों दे रहे हो? तुम ही उसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर लो। हानतिंग कहते हैं कि मैं कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को इग्नोर करके किसी लड़की को चेज नहीं कर सकता। वैसे भी उसको मेरी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आज लिली मॉल आती है। एक बच्चे से टक्कर होने की वजह से इसका बैग नीचे गिर जाता है। जब ये अपनी चीजें उठा रही होती तो एक लड़का इसका कार्ड उठाने में इसकी मदद करता है। लिली इसको थैंक्स बोलकर चली जाती है। आज जिशिंग जीजाओ को बताती है कि मैंने कल रात हानतिंग के सभी कमेंट्स को अच्छे से स्टडी किया था और उनको देखते हुए मैंने एक नया बिजनेस प्लान बनाया है। जीजाओ कहते हैं कि हम लोग इतने इन्वेस्टर से मिले हैं, सबने हमें यही कहा है कि हम ये बिजनेस नहीं चला पाएंगे। जिशिंग कहती कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसको इन सभी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तुम्हें बस खुद पर भरोसा करना होगा। अब जिशिंग की तीनों फ्रेंड्स से यहाँ पर मिलने के लिए आती हैं। ये जिशिंग के लिए गिफ्ट लेकर आई होती हैं। जिशिंग इन सबको यहाँ पर देखकर बहुत खुश होती है। अब ये लोग एक साथ लंच कर रहे होते हैं तो चेवी कहती है कि क्या हमें हीचन का इंतजार नहीं करना चाहिए? जिशिंग कहती है कि वो हॉस्पिटल में मसरूफ है, इसीलिए वो नहीं आ सकेगा। अब वेची इन तीनों से पूछती है कि क्या कल तुम लोग फ्री हो? इसे कहती है कि तुम क्यों पूछ रही हो? वेची कहती है कि क्या कल तुम लोग मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर चलोगे? शामिंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमें तुम्हारे साथ जाना चाहिए। वेची कहती है कि मुझे मॉम इस ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रही हैं। वो भी अपने फ्रेंड्स को लाने वाला है कि तुम लोग मेरे साथ चलोगे तो मुझे अकेला महसूस नहीं होगा। ये तीनों जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। हानतिंग बहुत अपसेट दिखाई दे रहा होता है तो तैंगसुन इससे पूछता है कि क्या हुआ है। हानतिंग कहता है कि क्या तुम कभी किसी ब्लाइंड डेट पर गए हो? ये सुनकर तैंगसुन बहुत हैरान होता है। अब हानतिंग अपने कजन चियांग को पिक करने के लिए आता है। हानतिंग कहता है कि मैं सिर्फ आंट की वजह से तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर जा रहा हूँ, वरना मेरे पास तुम्हें देने के लिए वक्त नहीं है। चियांग कहने लगता है कि मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ, लेकिन मेरी मॉम ने मेरे लिए ब्लाइंड डेट्स भी अरेंज करना शुरू कर दी है। हानतिंग कहता है कि तुम एक बार खरीदना चाहते हो ना? चियांग कहता है कि क्या तुम इसके लिए मान गए हो? हानतिंग कहता है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम ब्लाइंड डेट पर किस तरह से बिहेव करते हो। लेकिन ये बात सुनकर चियांग बहुत खुश हो जाता है कि हानतिंग इसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अब वे शियामेंग के साथ इन दोनों से मिलने के लिए आ जाती है। वेची कहती है कि मेरी एक और फ्रेंड को भी यहाँ पर आना है, वो ट्रैफिक में फंस गई, इसलिए उसको आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हानतिंग कहता है कि हमें कोई जल्दी नहीं है। अब चियांग वेची को अपने बारे में बताने लगता है। इतने में हानतिंग को एक फोन कॉल आ जाती है जिसको सुनने के लिए बाहर चला जाता है। चियांग ने शियामेंग की लाइव स्ट्रीम देखी होती है तो ये दोनों आपस में लाइव स्ट्रीम के बारे में बात करने लगते हैं। अब बातों बातों में शियामेंग को मालूम होता है कि यही वो अमीर इडियट है जिसने लाइव स्ट्रीम के दौरान इसको कल बुली किया था। ये दोनों इसी बारे में बहस करने लगते हैं। अब जिशिंग जब यहाँ पर पहुँच जाती तो हानतिंग इसको यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होता है और जिशिंग भी अपने आप से कहती है कि मेरी हर जगह इससे क्यों मुलाकात हो जाती है। हानतिंग इससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर लंच के लिए आई हो? वेची ने इसको बताया होता है कि यहाँ पर एक इन्वेस्टर आने वाला है तो तुम उससे मिल सकती हो, इसीलिए जिशिंग कहती है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टर से मिलने के लिए आई हूँ। अब हानतिंग और जिशिंग एक ही रूम में जा रहे होते हैं, लेकिन जिशिंग इस बात पर काफी हैरान होती है कि काफी देर से इसका पीछा कर रहा है। जिशिंग को लगता है कि हानतिंग को नेक्स्ट वाले रूम में जाना है तो ये हानतिंग से कहती है कि पहले तुम चले जाओ। हानतिंग जब इस रूम में चला जाता है तो जिशिंग ये देखकर बहुत हैरान होती है कि इसकी फ्रेंड्स भी इसी रूम में हैं। अब जिशिंग अपने दोस्तों के साथ आकर बैठ जाती है। हानतिंग जिशिंग को देखकर कहता है कि मैंने तो सुना है कि मिस जिशिंग यहाँ पर इन्वेस्टर से मिलने के लिए आई हैं। जिशिंग हानतिंग से कहती कि तुम भी तो इन्वेस्टर हो, तो तुम इसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यों नहीं सोचते? जिशिंग बात बदलने के लिए कहती है कि तुम लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे तो पहले खाना खा लेना चाहिए।
चाहिए। हानतिंग समझ आता है लेकिन जानबूझकर इसके दोस्तों से कहता है कि मुझे लगता है कि जिशिंग को इन्वेस्टमेंट मिल गई है। तो इसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि नहीं, कोई भी इन्वेस्टर इसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। यह हानतिंग को जिशिंग के सभी इन्वेस्टर्स के बारे में बताने लगती है और जिशिंग श्यामेंग की बातें सुनकर बहुत एम्बेरस हो जाती है और इसको खांसी का बहाना करके चुप करने के लिए कहती है। हानतिंग को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा होता है। श्यामेंग हानतिंग से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड क्यों नहीं कर लेते। जिशिंग तो इनकार कर देते लेकिन हानतिंग कहता है कि मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन सबके कहने पर जिशिंग को स्कैन करना पड़ता है। जिशिंग हानतिंग को थैंक्स का मैसेज करती है। हानतिंग कहता है कि मेरी ऑफर अभी भी वैलिड है। खाना खाने के बाद जब ये तीनों जा रही होती हैं तो हानतिंग इनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन जिशिंग इसकी ऑफर रिजेक्ट करके इन दोनों को अपने साथ लेकर चली जाती है। वापस जाते हुए चियांग हानतिंग से पूछता है कि क्या तुम्हारे दिल में जिशिंग के लिए फीलिंग्स हैं। हानतिंग कहते हैं कि क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे बाहर में इन्वेस्टमेंट करूं। चियांग सुनकर कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ। वापस घर आकर जिशिंग इन दोनों को बता देती है कि एक्चुअल में हानतिंग कौन है। बेचे कहती है कि वो तो बहुत अच्छे से प्रिटेंड कर रहा था, मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जिशिंग अब श्यामेंग पर गुस्सा करने लगती है कि मैं तुम्हारी वजह से आज उसके सामने बहुत एम्बेरस हुई हूँ। श्यामेंग वेचे से पूछने लगती है कि तुम्हें चियांग तो पसंद नहीं आया, लेकिन तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है। वेचे अपने आइडियल मैन की डिस्क्रिप्शन बताने लगती है, जिसको सुनकर श्यामेंग कहती है कि तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम यीचन की बात कर रही हो। आज यीचन जिशिंग के ऑफिस में सबके लिए लंच लेकर आता है। जिशिंग यीचन को यहाँ पर देखकर बहुत खुश होती है। यीचन जिशिंग से कहता है कि तुम लंच कर लो, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। जब तुम फ्री हो जाओगे तो हम दोनों साथ में घर चलेंगे। अब यीचन यहीं पर बैठकर इन सबको काम करते हुए देखने लगता है। इसको इंतजार करते हुए रात हो जाती है। कुछ देर के लिए बाहर आ जाता है। जिशिंग को इतना बिजी देखकर यीचन कहता है कि जिशिंग, क्या मैं तुम्हारे फ्यूचर में भी शामिल हूँ। अब वापस घर जाते हुए यीचन जिशिंग से कहता है कि हमारी 4th एनिवर्सरी 4 दिन बाद है, क्या हम उसको सेलिब्रेट करें। लेकिन जिशिंग सो चुकी होती है। जब ये लोग घर पहुँच जाते हैं तो जिशिंग की भी आँख खुल जाती है। जिशिंग के जाने से पहले यीचन इसे कहता है कि तुम बहुत थक गई, तुम्हें जाकर रेस्ट कर लेना चाहिए। जिशिंग इसको बाय बोलकर जाने ही वाली होती है कि इसके पास वापस आती है और कहती है कि तुम्हें ओपरा पसंद है ना, मैंने ओपरा की 2 टिकट्स खरीदी हैं। जिशिंग कहती है कि हम पहले ओपरा देखेंगे, उसके बाद हम अपनी 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। ये देखकर यीचन खुश हो जाता है और जिशिंग से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। जिशिंग की टिकट्स यीचन को देकर चली जाती है। आज जिशिंग बहुत खुश होती है क्योंकि इन्होंने अपना पहला एनालॉग प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया होता है। जिशिंग अपने दोनों एम्प्लॉयज को 3 दिन का ऑफ दे देती है। ये दोनों जब खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं तो जीसाओ बहुत परेशान दिखाई दे रहा होता है। ये जिशिंग से कहता है कि शिया ने मुझसे बहुत दफा प्रिंटर के बारे में पूछा है, लेकिन मैं उसको कैसे बताऊं कि हम अभी प्रिंटर बाय नहीं कर सकते। जिशिंग भी इसी बात को लेकर परेशान होती है कि प्रिंटर की कॉस्ट मिलियंस में है। सीसाओ कहता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, तो क्यों ना हम लोग प्रिंटर रेंट पर ले ले, क्योंकि अगर हम फिजिकल केस बनाने में कामयाब हो गए तो इन्वेस्टर मिलना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। जिशिंग को इसका आइडिया काफी पसंद आता है, कहती है कि फिर मैं कंपनी से बात करती हूँ। जिशिंग सीसाओ के पास आकर कहने लगती है कि मैंने हैंगवे टेक्नोलॉजी को कांटेक्ट किया था, उनके पास एक प्रिंटर फ्री पड़ा है, हो सकता है कि वो हमें रेंट पर दे दे। इतने में जिशिंग को लिली की कॉल आती है। लिली उसको बताती कि मेरा एक क्लाइंट इन्वेस्टर है, मैंने उसको तुम्हारी कंपनी के बारे में बताया, वो इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम जल्दी से लंच पर आ जाओ, मैंने उसको इनवाइट किया है। लेकिन जिशिंग कहती कि मुझे भी एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। लिली कहती कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अपनी जगह सीजाओ को भेज दो। सीजाओ कहते कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सीजाओ तो लिली से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। अब सीजाओ लिली से मिलने के लिए आ जाता है। अब लिली मिस्टर वू से सीजाओ को इंट्रोड्यूस करवाती है। मिस्टर वू लिली को स्पार्कलिंग वाटर की बोतल लेने के लिए भेज देते हैं। मिस्टर वू बहुत ही एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं। सीजाओ मिस्टर वू को अपना बिजनेस प्लान दिखाता है, लेकिन ये इस बिजनेस प्लान में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते और बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहते हैं कि मैं तुम्हें 20% स्टॉक के साथ 7 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। सीजाओ कुछ कहने ही वाला होता है कि मिस्टर वू कहते हैं कि अभी बात नहीं करनी, तुम इसके बारे में सोच लेना पहले। अब मिस्टर वू जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो ये लिली के साथ बहुत ही फ्री होने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर सीजाओ को भी अच्छा नहीं लग रहा होता। इतने में यहाँ पर मिस्टर वू की वाइफ आ जाती है, जिसको देखकर ये डर जाता है। अपनी वाइफ से डर कर कहने लगता है कि मुझसे फायदा लेने के लिए इसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। मिस्टर वू की वाइफ लिली को मारने वाली होती है, लेकिन लिली बहुत अच्छे से डिफेंस करती है और उल्टा मिस्टर वू के ही ऊपर थप्पड़ मार देती है। मिस्टर वू कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में कंप्लेन करूंगा। लिली कहती है कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर मैं बिला वजह ये इल्जाम क्यों बर्दाश्त करूं। लिली मिस्टर वू की वाइफ से भी कहती है कि अगर तुम्हें इतना घटिया इंसान शोहर के तौर पर पसंद है तो तुम्हें इसको अपने पास ही रखना चाहिए। ये कहकर लिली चली जाती है। बाहर आने के बाद लिली सीजाओ से कहती है कि मैं रिलैक्स करने के लिए कहीं पर जा रही हूँ। सीजाओ कहते हैं कि क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ, लेकिन लिली इसको आने से मना कर देती है। इतने में इसको जिशिंग की कॉल आती है, जिसको बताती है कि उन्होंने 70,000 मंथली रेंट मांगा और हमें 800,000 यॉन
बॉन्ड डिपॉजिट करवाने होंगे, इसके साथ साथ मेंटेनेंस के पैसे भी हमें ही देने होंगे। सिजाओ कहता है कि मेरी भी मिस्टर वू के साथ बात अच्छी नहीं रही, हम कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब लिली रिलैक्स करने के लिए बार में आ जाती है। यहाँ पर एक लड़का लिली के साथ फ्री होने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, वही लड़का जो लिली को मॉल में मिला होता है। ये इस लड़के से कहता है कि यहाँ पर लोग रिलैक्स करने के लिए आते हैं तो बिना उसे दूसरों के लिए मुश्किल खड़ी नहीं करो। लिली इसको थैंक्स बोलती है तो ये कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए ड्रिंक बाय नहीं करोगी। लिली कहती है कि कोई मसला नहीं है, ये और कोई नहीं बल्कि शाओ होता है। जब ये दोनों ड्रिंक करने के लिए बैठते हैं तो लिली कहती है कि मेरा ड्रिंक करने का दिल नहीं कर रहा, हम डांस करते हैं। फिर लिली और शाओ एक साथ डांस करने लगते हैं। अब लिली को डायरेक्टर ज़ांग की कॉल आती है। मिस्टर वू ने इसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी होती, इसीलिए ये इसको कुछ दिनों के लिए वेकेशन दे रहे होते हैं। लेकिन लिली कहती है कि मैं समझ गई कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं और कहने लगती है कि मैं काम से रिजाइन कर रही हूँ। लिली यहाँ से जाते हुए शाओ से कहती है कि मैंने रूम की पेमेंट कर दी है। शाओ उसको कहते हैं कि तुम मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर तो दे जाओ। लिली कहती है कि अगर किस्मत में हो तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये कहकर लिली चली जाती है। आज जिशिन को ये चन की एनिवर्सरी होती है। ये चन जिशिन के लिए फ्लावर्स लेकर आता है। इस ओपरा परफॉर्मेंस के लिए मिस जेंग हानतिंग के साथ आ रही होती है। ये कहने लगती है कि मिस जेंग सिर्फ साल में एक ही दफा परफॉर्म करती है, अगर तुम मेरे साथ नहीं आते तो वो ग्रैंडपा को तुम्हारे बारे में शिकायत कर देती। ये चन यहाँ पर जिशिन की पिक्चर्स खींच रहा होता है। हानतिंग जिशिन को देख लेता है। मिस जेंग जिशिन को देखकर उसके पास जाती है। मिस जेंग जिशिन से पूछती है कि ये कौन है। जिशिन कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। मिस जेंग कहती है कि मैंने कभी पहले इसको नहीं देखा, क्या तुम लोगों ने अभी डेटिंग करना शुरू की है। तो जिशिन कहती है कि नहीं, हम लोग 4 साल से एक साथ हैं। ये सब कुछ हानतिंग के लिए बहुत सरप्राइजिंग होता है। अब ये दोनों परफॉर्मेंस देखने के लिए अंदर आ जाते हैं। ये चन जिशिन से पूछता है कि क्या इसी ने तुम्हें डोंगिंग मेडिकल में काम करने की ऑफर दी थी। जिशिन कहती है कि हाँ। ये चन कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो जैसे इसे मुझे देखकर ज्यादा खुशी नहीं हुई। ये चन कहता है कि मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। जिशिन कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, वो सबकी तरफ इसी तरह से देखता है। जिशिन को सिजाओ की कॉल आ जाती है। सिजाओ कहता है कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन ये एक इमरजेंसी है। सिजाओ उसको बताता है कि हैंड हाई टेक्नोलॉजी हमें प्रिंटर दे सकती है, बहुत सारे लोगों को ये चाहिए तो हमें अभी डिसाइड करना होगा। जिशिन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। जिशिन इससे सॉरी कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मेरी कंपनी को प्रिंटर की जरूरत है और अब हमें चांस मिल रहा है तो मुझे अभी जाना होगा। ये चन इसको कहता है कि तुम जा सकती हो। ये सुनकर जिशिन को बहुत खुशी होती है। हानतिंग भी जिशिन को यहाँ से जाता हुआ देख लेता है। जिशिन के जाने की वजह से यीचन बहुत अपसेट हो गया होता है। आज वेची जब अपने घर पहुँचती है तो इसके मेन डोर का लॉक टूटा होता है। ये देखकर वेची जल्दी से यीचन को कॉल कर देती है। जिशिन सिजाओ से पूछती है कि क्या ये लड़का भरोसेमंद है। सिजाओ कहता है कि मैं और ये कॉलेज में एक ही क्लब में थे और इसने मेरी बहुत मदद की है। जिशिन कहती है कि 500,000 यॉन कोई छोटी रकम नहीं है, हमारे अकाउंट में तो सिर्फ 100,000 यॉन ही बचे हैं। सिजाओ कहता है कि क्यों ना हम लोग पैसे बोरो करने की कोशिश करें। जिशिन कहती है कि हाँ, हमारे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। अब जिशिन लिली को कॉल करके बताती है कि इसको पैसों की जरूरत है। जिशिन से 100,000 यॉन मांगती है। लिली इसको देने के लिए फौरन तैयार हो जाती है। लिली शॉपिंग करने के लिए आई होती है। ये रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मैं ये सब बाय नहीं कर रही हूँ। अब जिशिन इससे कहती है कि हम तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हैनहाई कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो ये लड़का कहने लगता है कि तुम लोग या तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, वरना मैं किसी और को ही प्रिंटर रेंट पर दे देता हूँ। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती तो ये इसकी बात मान जाते हैं। अब शाओ हानतिंग के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो शाओ से कहता है कि तुम आज इतना गुस्से में क्यों खेल रहे हो। हानतिंग कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड है। शाओ कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसकी शादी तो नहीं हुई ना। शाओ कहने लगता है कि अगर किसी और इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट कर दी तो तुम्हारे पास जिशिन से मिलने का एक सिंगल चांस भी नहीं बचेगा। हानतिंग कहता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। शाओ कहता है कि तुम्हें उसके पास रहकर ही कोई फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ ये चन वेची के डोर का लॉक सही करवा देता है। वेची के घर पर कुछ सामान चोरी हो गया होता है। ये चन कहते हैं कि मैंने पुलिस को रिपोर्ट कर दी तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वेची इसको थैंक्स करते हुए कहने लगती है कि क्या कहीं मैंने तुम्हें और जिशिन को डिस्टर्ब तो नहीं किया। ये चन कहते हैं कि नहीं, वो आज बहुत बिजी है। वेची कहती है कि क्या तुम्हें उसको सपोर्ट करके पछतावा हो रहा है। ये चन कहते हैं कि मैं इस टाइम पर बहुत कंफ्यूज हूँ। वेची इसको कहती है कि तुम जिशिन को प्रपोज करने वाले हो ना। ये चन कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम। एक्चुअल में तो वेची ने वेडिंग रिंग देख ली होती है, लेकिन ये ईचन से कहती है कि तुम लोग को 4 साल हो गए तो मैंने गेस किया है। ईचन कहते हैं कि आज हमारे रिलेशनशिप की 4th एनिवर्सरी है। मेरा प्लान था कि मैं आज उसको प्रपोज करूंगा, लेकिन उसको एक इमरजेंसी की वजह से जाना पड़ा। मैं इस बात को लेकर कंफ्यूज हूँ कि क्या मैं उसको वो लाइफ दे सकता हूँ जो वो चाहती है। वेची कहती है कि अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम्हें जाकर जिशिन से बात करनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें एक सेटिस्फैक्टरी आंसर जरूर देगी। जिशिन जब घर पर आती है तो यीचन रिंग दिखाते हुए जिशिन से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। रिंग देखकर जिशिन बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकते हो। ये सुनकर यीचन का मूड ऑफ हो जाता है। ये देख
देखकर जिशिंग कहती है कि मैं ये रिंग अपने पास रख लेती हूँ, जब मुझे इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी तो मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी। ईचन इसकी बात मान जाता है। ये इसको यकीन दिलाने के लिए इसके साथ वादा भी करती है। अगली सुबह सिजाओ जब हॉन्ग के घर पर जाता है तो ये अपने घर पर नहीं होता और ना ही अपना फोन उठा रहा होता है। अब सिजाओ ये बात आकर जिशिंग को बताता है कि वो इनके पैसे लेकर भाग गया है। ये सुनते ही जिशिंग बहुत परेशान हो जाती है, फौरन से पुलिस स्टेशन भाग जाती है। सिजाओ अपने डैड से भी पैसे मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इसके डैड इसको पैसे देने से इनकार कर देते हैं। जब जिशिंग ऑफिस वापस आती है तो शिया से पूछती है कि पुलिस ने क्या कहा। जिशिंग कहती है कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ दिन लगेंगे। शिया अपना रिसाइन लेटर जिशिंग को देते हुए कहती है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं जानती हूँ कि आपने मेरी बहुत मदद की है। अब चूँकि हमारे पास प्रिंटेड नहीं है तो मैं यहाँ पर फारिग नहीं बैठना चाहती और मुझे अपने घर का रेंट भी देना है। जिशिंग कहती है कि अगर बात ऐसी है तो मैं तुम्हें रुकने के लिए फोर्स नहीं करूंगी और विश करती हूँ कि तुम जहाँ भी जाओ वहाँ पर सब अच्छा रहे। ये शिया के साथ हाथ मिलाने वाली होती है कि जिशिंग बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ सीसाओ अपना एनालॉग प्रोडक्ट दिखाने के लिए हानतिंग के पास आया होता है। ये हानतिंग से पूछता है कि आपने हमें ऑफर दी थी तो क्या वो ऑफर अभी तक वैलिड है। हानतिंग सीसाओ से कहते हैं कि क्या जिशिंग जानती है कि तुम मेरे पास आए हो। सीसाओ कहते हैं कि नहीं। हानतिंग कहते हैं कि फिर तुम्हें उसे कन्विंस करना होगा कि वो भी तुम्हारे साथ आए। इतने में सीसाओ को शिया की कॉल आती है। सीसाओ ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है कि जिशिंग बेहोश हो गई है। ये बात सुनकर हानतिंग भी जिशिंग को देखने के लिए सीसाओ के साथ हॉस्पिटल आ जाता है। सीसाओ डॉक्टर से पूछता है कि इसको क्या हुआ है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसने काम का कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले लिया और आराम नहीं सही से किया, इसी वजह से ये बेहोश हो गई थी। डॉक्टर सीसाओ से कहते हैं कि इसको ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। अब हानतिंग जब बाहर आ जाता तो सीसाओ हानतिंग को सारी बात बता देता है कि इनके साथ क्या हुआ है। सीसाओ हानतिंग से कहता है कि आप जिशिंग के कॉलेज फ्रेंड है ना, तो क्या आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हानतिंग कहते हैं कि दोस्ती दोस्ती और बिजनेस बिजनेस है, अगर तुम इतना सा प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो मेरी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी। अगर तुम वाकई में उसकी परवाह करते हो तो तुम उसको मनाओ कि वो मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर ले। ये कहकर हानतिंग यहाँ से चला जाता है। अब येचुन भी जिशिंग को कॉल्स कर रहा होता है। इतने में येचुन को इसकी मॉम की कॉल आती है जो उससे कहने लगती है कि क्या तुमने जिशिंग को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, तुम्हारे डैड के साथ धोखा हुआ है, अगर उन्होंने पैसे पे नहीं किए तो बहुत बुरा हो जाएगा, वो वैसे ही तुम्हारी कुछ ज्यादा केयर नहीं करती, अब वो क्या तुम्हारी मदद भी नहीं करेगी। येचुन कहते हैं कि मम्मा फिक्र नहीं करे, मैं पैसों को बंदोबस्त कर लूंगा। इतने में ही वेची भी यहाँ पर आ जाती है। येचुन वेची से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वेची कहती है कि मेरे इंस्टीट्यूट की हॉस्पिटल के साथ कोऑपरेशन थी इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। येचुन से कहती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है। येचुन इसकी बात का जवाब नहीं देता। वेची इसको अपना बैंक कार्ड देते हुए कहती है कि तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। येचुन ये लेने से इनकार कर देता है कि मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर लूंगा, लेकिन वेची ये कार्ड जबरदस्ती येचुन को दे देती है। येचुन के पास कुछ चॉइस नहीं होती तो ये वेची को थैंक्स करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा। वेची कहती है कि मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों स्कूलमेट्स थे और जिशिंग भी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब लिली जिशिंग के पास आ जाती है, इसीलिए सीसाओ यहाँ से चला जाता है। जैसे ही जिशिंग को होश आता तो लिली से कहती है कि तुमने सही से रेस्ट नहीं किया, इसी वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ है, तुम मुझसे वादा करो कि दोबारा ऐसा नहीं करोगी। जिशिंग इससे सॉरी करती है कि मैंने तुम्हारे पैसे भी खो दिए हैं। लिली कहती है कि तुम्हें अभी इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिशिंग से कहती है कि तुम यहीं पर रेस्ट करो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। जिशिंग देखती है कि इसको येचुन की बहुत सारी कॉल्स आई होती हैं। येचुन को कॉल बैक करके पूछती है कि घर पर क्या हुआ है। येचुन कहते हैं कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, डैड को पैसों की जरूरत थी लेकिन एक दोस्त ने मदद कर दी है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जिशिंग इसे सॉरी करते हुए कहती है कि मैं ये इसकी बात काटते हुए कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम बिजी हो। येचुन कहता है कि मैं ये मसला सेटल करने के लिए अपने होम टाउन जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर ये कॉल काट देता है। फोन बंद होते ही जिशिंग रोने लगती है। अब तेंगसोंग आकर हानतिंग को बताता है कि जिशिंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है। तेंगसोंग के जाने के बाद हानतिंग को सोचने लगता है। अब श्यामैंग लिली से जॉब के बारे में बात कर रही होती है। जिशिंग इसकी बात सुन लेती है और श्यामैंग से हैरान होते हुए पूछती है कि क्या लिली ने रिजाइन कर दिया है। श्यामैंग कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई। जिशिंग इससे फोन लेकर कहती है कि मैं खुद इससे पूछ लेती हूँ। जिशिंग कहती है कि क्या मिस्टर वू की वजह से तुमने रिजाइन किया है, तो लिली कहती है कि मैंने ही मिस्टर वू को नाराज कर दिया था और मैंने रिजाइन इसलिए किया है क्योंकि अब मैं ये जॉब नहीं करना चाहती थी, इस बात का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। जिशिंग फिर भी इसे सॉरी करते हुए कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी वजह से तुम्हारी जॉब चली जाएगी। लिली कहती है कि तुम हर बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद कर दो और वैसे भी अभी तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना चाहिए। श्यामैंग भी जिशिंग को कहने लगती है कि तुम लिली के लिए परेशान होना छोड़ दो, तुम तो लिली को जानती हो, उसको बहुत सारे लोग हायर करना चाहते हैं। अब सीसाओ जिशिंग प्रिंटर लेने के लिए अपनी एफर्ट्स फिर से शुरू कर देते हैं। रात में सीसाओ जिशिंग के पास आकर कहता है कि मैंने सभी इन्वेस्टर से कांटेक्ट कर लिया है लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर जिशिंग
परेशान हो जाती है तो जीजो कहता है कि हमें मिस्टर हान के सजेशन के बारे में सोच लेना चाहिए। हमारे पास प्रोडक्ट है, डोंगिंग मेडिकल हमारा सपना सच करने में हमारी मदद कर सकती है। इतने में जिशिंग को हानतिंग की कजन हानयोन की कॉल आती है। ये कल सुबह जिशिंग को मिलने के लिए बुलाती है। जिशिंग मिलने के लिए मान जाती है। अगले सुबह जिशिंग जिजाओ के साथ हानयोन से मिलने के लिए आ जाती है। अब तेंग सोंग हानतिंग को बताता है कि हानयोन आज जिशिंग से मिल रही है। हानतिंग कहते हैं कि अगर जिशिंग एक स्मार्ट इंसान है तो वो हानयोन की इन्वेस्टमेंट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तेंग सोंग कहता है लेकिन जिशिंग जिस कंडीशन में है अगर उसने इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं की तो उसकी कंपनी बंद हो जाएगी। हानतिंग कहते हैं कि अगर इस प्रेशर की वजह से वो अपनी जज करने की सेंस को खो देगी तो मेरा भी उसको सपोर्ट करना बेकार है। तेंग सोंग कहते हैं लेकिन अगर हानयोन ने इसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी तो जिशिंग फिर तुम्हारी ऑपोजिट साइड पर खड़ी होगी। क्या तुम वाकई में ऐसा चाहते हो? तेंग सोंग की ये बात हानतिंग को सोचने पर मजबूर कर देती है। हानयोन कहती है कि मैंने तुम्हारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देखी है और वो मुझे बहुत पसंद आई है। तुम लोगों ने वाकई में बहुत जल्दी अपना एनालॉग प्रोडक्ट बना लिया है। ये सुनकर जिजाओ और जिशिंग को भी खुशी होती है। हानयोन कहती है कि तुम इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचती हो? जिशिंग कहती है कि हम 10 मिलियन यॉन 15% इक्विटी के साथ चाहते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में ज्यादा इंटरफेयर करें। हानयोन कहती है कि मैं 20 मिलियन यॉन इन्वेस्ट करना चाहती हूँ 34% इक्विटी के साथ। जिशिंग कहती है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारी टीम को तो रिप्लेस नहीं किया जाएगा। हानयोन कहती है कि अभी इस बारे में बात करना बहुत जल्दी है। जिशिंग कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हानयोन कहती है कि मैं इस तरह की कंपनीज में काफी इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे थोड़ी जल्दी है। तुम कल 2 बजे तक मुझे अपना जवाब दे देना। तुम दोनों स्मार्ट हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग सही फैसला करोगे। वापस आने के बाद जिजाओ कहते हैं कि क्या तुम इस ऑफर को रिजेक्ट करने वाली हो? जिशिंग कहती है कि 34% शेयर्स बहुत ज्यादा हैं और जब मैंने उससे पूछा कि इस कंपनी की फाउंडिंग टीम को रिप्लेस नहीं किया जाएगा तो उसने मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। जिजाओ कहता है कि फ्यूचर क्राइसिस की वजह से हम इतनी अच्छी ऑफर को ठुकरा तो नहीं सकते ना। जिशिंग इसको एक दूसरी कंपनी दिखाती है जिसमें हानयोन ने इन्वेस्टमेंट की होती है। उसकी भी फाउंडिंग टीम को हानयोन ने रिप्लेस कर दिया होता है। जिजाओ कहते हैं लेकिन अगर हमने ये ऑफर भी रिजेक्ट कर दी तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कंपनी बच भी पाएगी। अब जिशिंग बाहर आकर इसी बारे में सोचने लगती है। इतने में हानतिंग बाहर आता है जो कि जिशिंग को टेरेस पर खड़े हुए देखता है। बहुत सोचने के बाद जिशिंग हानयोन के पास जाने के लिए निकल जाती है। तेंग सोंग भी हानतिंग को आकर बता देता है कि जिशिंग हानयोन से मिलने के लिए आ गई है। जिशिंग को यहाँ पर देखकर हानयोन को बहुत खुशी होती है। अब हानतिंग इसी बात को लेकर परेशान होता है कि जिशिंग ने ऑफर एक्सेप्ट की होगी या रिजेक्ट। इतने में तेंग सोंग आकर हानतिंग को बताता है कि जिशिंग ने हानयोन की ऑफर रिजेक्ट कर दी है। ये सुनते ही हानतिंग अपने ऑफिस से फौरन निकल जाता है। अब जिशिंग अपने ऑफिस वापस आ जाती है। कुछ ही देर बाद जिशिंग से मिलने के लिए यहाँ पर हानतिंग आ जाता है। हानतिंग भी जिशिंग को हानयोन वाली सेम ऑफर करता है। जिशिंग कहती है कि इतने शेयर्स के साथ तुम कंपनी के लिए कोई भी डिसीजन ले सकते हो, इसीलिए मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये हानतिंग से कहती है कि मैं 15 मिलियन यॉन के साथ 20% इक्विटी वाली ऑफर एक्सेप्ट कर सकती हूँ। हानतिंग कहती है कि एक अच्छा इन्वेस्टर तुम्हें पैसों के साथ साथ कनेक्शंस भी देगा, लेकिन इन्वेस्टर्स फरिश्ते नहीं होते जो तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए तुम्हें पैसे दे देंगे। जिशिंग कहती है कि बाकी इन्वेस्टर्स बहुत ही फ्रेंडली हैं, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे साथ काम करना बहुत मुश्किल होगा। हानतिंग कहते हैं कि हाँ ये बात तो है। ये जिशिंग से कहता है कि तुम्हारे अंदर जजमेंट की सेंस है, वरना तुम कभी भी हानयोन की ऑफर रिजेक्ट नहीं करती। हानतिंग कहता है कि अपने इन्वेस्टर के तौर पर मुझे चूज करके ही तुम्हारी कंपनी का फ्यूचर बेहतर हो सकता है और तुम अपना सपना भी पूरा कर सकती हो। जिशिंग कहती है कि मुझे तुम्हारी सारी कंडीशंस कबूल है, लेकिन तुम मेरी कंपनी में बाहर की कोई टीम नहीं लेकर आओगे। हानतिंग कहते हैं कि ठीक है। हानतिंग जिशिंग से कहते हैं लेकिन तुम्हें रेगुलर बेसिस पर मुझे रिपोर्ट करना होगा। ये सुनकर जिशिंग हानतिंग के साथ डील फाइनल करते हुए हाथ मिला लेती है। अब हानतिंग मिस ही से मिलने के लिए आता है। मिस ही कहती है कि आज तुम मुझसे मिलने के लिए इसलिए आए हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं कल की इन्वेस्टमेंट रेजोल्यूशन मीटिंग में तुम्हारे लिए वोट करूं। हानतिंग कहते हैं कि हाँ। मिस ही कहती है कि मैंने शिंजिंग टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी। मैं तुम्हारे जजमेंट को सवाल नहीं कर रही, लेकिन इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना क्या कुछ ज्यादा ही रिस्की नहीं है? हानतिंग कहता है कि जिशिंग अपने काम में बहुत अच्छी है और वो गोंगहुआ में रोबोट बे पर काम करती रही है। मिस ही को बताता है कि हानयोन ने भी जिशिंग की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाही थी, लेकिन जिशिंग ने इसकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। मिस ही कहती है कि तुम दोनों कजन इस कंपनी को इतना सपोर्ट कर रहे हो तो फिर जिशिंग में कोई तो बात होगी। अब जिशिंग येचन को पिक करने के लिए आती है। येचन से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और येचन को ये रिंग दिखाने लगती है। येचन कहते हैं कि तो तुमने रिंग पहन ली। जिशिंग कहती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट मिल गई है, मैं बहुत जल्द कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हूँ। ये सुनकर येचन इसको कंग्रेचुलेशंस कहता है। अब जिशिंग हानतिंग के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन
करने के लिए आ जाती है। जिशिंग जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने लगती तो हानतिंग कहते हैं कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ोगी। जिशिंग कहती है कि तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मुझे तुम पर भरोसा है। जब जिशिंग स्टैंप लगा रही होती तो हानतिंग बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। इतने में इसकी नजर जिशिंग की रिंग पर पड़ती है। ये देखकर इसको अच्छा नहीं लगता। अब जिशिंग हानतिंग से हाथ मिलाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके खुशी होगी। हानतिंग कहते हैं कि मुझे भी। इसके बाद जिशिंग यहाँ से चली जाती है, लेकिन हानतिंग इसके रिंग देखने के बाद बहुत अपसेट हो गया होता है। अब मिस जेंग हानतिंग के पास कुछ स्नैक्स लेकर आती हैं और कहने लगती हैं कि मैंने सुना है कि तुमने अपनी कॉलेज की फ्रेंड की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। हानतिंग कहता है कि तुम जिशिंग की बात कर रही हो। मिस जेंग कहती हैं कि हाँ। हानतिंग कहता है कि मैंने कभी भी पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं की, फिर चाहे वो जिशिंग की कंपनी हो या तुम्हारी। आज उनको 6 मिलियन का पहला फंड रिसीव हो गया होता है, जिसको देखकर ये तीनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब जिशिंग हानतिंग को थैंक्स का मैसेज करती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट का पहला फंड रिसीव हो गया है। एक बहुत ही एडवांस मेडिकल केयर की मीटिंग होने वाली होती है। हानतिंग इनको उसका इनविटेशन लेटर भेज देता है। जिशिंग ये गुड न्यूज जिजाओ और शेंग के साथ भी शेयर करती है। ये दोनों भी बहुत खुश होते हैं। ये लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अपनी इंडस्ट्री के सभी बड़े लोगों से ये लोग इस मीटिंग में मिल पाएंगे। अब जिशिंग येचन को मैसेज करती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट मिल गई है तो हम इसी को सेलिब्रेट करने के लिए वीकेंड पर डिनर करने के लिए चलते हैं। येचन इसके साथ जाने के लिए मान जाता है। अब लिली जिशिंग से मिलने के लिए आती है, लेकिन शेंग और जिजाओ भी काम से बाहर जा रहे होते हैं। ये जिशिंग के बारे में पूछते तो जिजाओ कहते हैं कि वो टैक्स ऑफिस गई है। लिली इसको एक यूएसपी देते हुए कहती है कि इसके अंदर मेडिकल डिवाइसेस की सेल का डेटा है। जिजाओ इसके लिए लिली को थैंक्स बोलता है। आज शाह फिर से इसी बार में आता है। इसकी मुलाकात फिर से लिली से हो जाती है। लिली कहती है कि कोइंसिडेंस है कि हमारी मुलाकात फिर से हो गई। शाह कहते हैं कि नहीं, मैं तो स्पेशली यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आया था। लिली कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम था कि मैं यहाँ पर आज तुम्हें मिल जाऊंगी। शाह कहता है कि बार का ऑनर मेरा दोस्त है। लिली कहती है कि तुमने सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए इतनी मुश्किल उठाई, कुछ तो गलत लग रहा है। शाह कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। ये सुनकर लिली शाह की तरफ देखने लगती है। अब जिशिंग काम कर रही होती तो येचन डिनर लेकर जिशिंग के घर पर आ जाता है। डिनर करते हुए जिशिंग येचन को बताती है कि कल मैं एक इंडस्ट्री एक्सचेंज मीटिंग पर जाने वाली हूँ। वैसे तो हम जैसे स्टार्टअप कंपनीज इस तरह की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, लेकिन हमारे इन्वेस्टर ने हमें इस मीटिंग का इनविटेशन कार्ड सेंड किया है। जिशिंग कहती है कि ये मीटिंग हमारी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। येचन को देखकर साफ दिखाई दे रहा होता है कि इसको जिशिंग की कंपनी की बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। येचन कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर शुरू होने वाला है, तो जिशिंग कहती है कि ये मेरा नहीं बल्कि हमारा फ्यूचर है। ये सुनकर येचन मुस्कुराने लगता है। अब जिशिंग फिर से अपना काम करने में लग जाती है। येचन इसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अभी बिजी हो, तो जिशिंग कहती है कि परफेक्ट टाइमिंग है, मेरा काम अभी खत्म हुआ है। जिशिंग येचन से पूछती है कि क्या तुम मूवी देखना चाहते हो। येचन कहता है कि हाँ। अब ये दोनों मूवी देखने के लिए बैठ जाते हैं। जिशिंग येचन से कहती है कि बस तुम थोड़ा सा और इंतजार कर लो, जब मेरी मसरूफियत थोड़ी कम हो जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ अंकल और आंट से मिलने के लिए चलूंगी। येचन कहता है कि हम पहले मूवी देखते हैं, बाद में इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। येचन जिशिंग से कहने लगता है कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि जब हम एक ही जगह पर रह कर थक जाएंगे तो हम अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। जब भी हम फ्री होंगे तो हम हाइकिंग या फिशिंग करने के लिए जाया करेंगे, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो अपने घर के सामने चेयर पर बैठ कर व्यू को एंजॉय किया करेंगे। येचन कहते हैं कि अगर हम सारी लाइफ एक स्टेबल और सेफ जिंदगी गुजारें तो कितना अच्छा रहेगा ना। लेकिन जिशिंग येचन की बात सुने बगैर ही सो गई होती है। ये देखकर येचन जिशिंग को बेड पर लिटा देता है। अब येचन जब मूवी ऑफ करने के लिए जाता है तो ये जिशिंग के लैपटॉप में एक डॉक्यूमेंट देखता है। इसको ओपन करता है तो इस डॉक्यूमेंट में जिशिंग ने अपने प्रपोजल की प्लानिंग की होती है। ये देखकर येचन को वो सभी मोमेंट्स याद आने लगते हैं जो इसने जिशिंग के साथ स्पेंड किए हैं। अगली सुबह जब जिशिंग उठती है तो येचन ने जिशिंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। ब्रेकफास्ट करते ही जिशिंग कहती है कि मैं जा रही हूँ कि आज की एक्सचेंज मीटिंग बहुत ही ज्यादा अहम है। जिशिंग कहती है कि शायद मैं आज रात जल्दी वापस आ जाऊंगी तो मैं तुम्हें डिनर पर लेकर चलूंगी। जिशिंग जब येचन को हक करती है तो येचन जिशिंग को पीछे कर रहा होता है। ये देखकर जिशिंग को बुरा लगता है। येचन जिशिंग से कहता है कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुनकर जिशिंग बहुत ही शॉक होती है, कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। येचन कहता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। जिशिंग इससे कहती है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। इतने में इसको एक डिलीवरी मैन की कॉल आ जाती है जो कि इसकी कंपनी पहुंच गया होता है। जिशिंग इसको गुस्से में कहती है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं आ रही हूँ, तुम इंतजार नहीं कर सकते। जैसे ही कॉल बंद होती है तो येचन जिशिंग से कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। जिशिंग ये रिंग उतार कर येचन से कहती है कि चॉइस तुम्हारी है, तुम दोबारा सोच लो। जब येचन कुछ नहीं कहता तो जिशिंग ये रिंग टेबल पर रख कर यहाँ से चली जाती है। जिशिंग ऑफिस जाते हुए रो रही होती है और येचन को भी ये रिंग देखकर बहुत दुख हो रहा होता है। अब हानतिंग इस मीटिंग में आ चुका होता है और ये जिशिंग का इंतजार कर रहा होता है। अब हानतिंग देख लेता है कि जिशिंग मीटिंग में आ गई
होती है। दूसरी तरफ ये चन जिशिंग के घर से अपना सारा सामान समेट रहा होता है। ये चन की वजह से जिशिंग का इस मीटिंग की तरफ कोई भी ध्यान नहीं होता और ये बार बार अपने फोन को ही देखे जा रही होती है। अब हान निंग जिशिंग के पास मिस्टर शेन को लेकर आता है। ये मिस्टर शेन से जिशिंग को इंट्रोड्यूस करवाता है। मिस्टर शेन जब जिशिंग से बात कर रहे होते हैं तो ये देखकर मिस जेंग को बहुत बुरा लग रहा होता है। मिस्टर शेन कहते हैं कि मैं और हान निंग डिनर करने के लिए जा रहे हैं तो तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। जिशिंग जब इनके साथ जा रही होती है तो मिस जेंग मिस्टर शेन से हेलो हाय करने के लिए आ जाती है और बताने लगती है कि जिशिंग पहले मेरी कंपनी में इंजीनियर हुआ करती थी। हान निंग नोटिस करता है कि जिशिंग बार बार अपने फोन को देख रही है। इसने येचन को बहुत मैसेज किए होते लेकिन येचन ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया होता। मिस जेंग जिशिंग से कहती है कि तुम्हें हर वक्त अपने फोन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बात हान निंग को अच्छी नहीं लगती तो ये जिशिंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो तुम मिस्टर शेन से पूछ सकती हो। मिस्टर शेन ये सुनकर जिशिंग से कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। जिशिंग मिस्टर शेन को वीचैट पर ऐड कर लेती है। ये देखकर भी मिस जेंग को अच्छा नहीं लग रहा होता। अब हान निंग देखता है कि डिनर के दौरान भी जिशिंग का ध्यान इसके फोन पर ही होता है। मिस जेंग हान निंग से कहती है कि इस मीटिंग के बाद एक आफ्टर पार्टी होने वाली है तो क्यों ना हम दोनों साथ में चलें। लेकिन हान निंग इसकी बात को इग्नोर कर देता है। मिस्टर शेन ये सुनकर जिशिंग से पूछते हैं कि क्या तुम चलोगी तो जिशिंग कहती है कि मेरी कंपनी अभी शुरू हुई है तो मेरे पास करने के लिए बहुत काम है तो मैं नहीं जा सकती। मिस जेंग जिशिंग से कहती है कि लेकिन मैं तो तुम्हें कहूंगी कि तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारी आइडेंटिटी बदल गई है। तुम अब बॉस बन गई हो। तुम्हें सोशल नेटवर्क क्रिएट करने चाहिए ताकि तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिल सके। जिशिंग कहती है कि जब मैं अपना काम अच्छे से कर लूंगी तो अपॉर्चुनिटीज नेचुरली आ जाएंगी। अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो चाहे अपॉर्चुनिटी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो आप कुछ नहीं कर सकते। ये बात मिस्टर शेन को काफी पसंद आती है। अब हान निंग जिशिंग को अपने साथ बाहर आने के लिए कहता है। बाहर आने के बाद हान निंग जिशिंग से कहता है कि तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम आज क्या सोच रही हो। जिशिंग कहती है कि कुछ भी नहीं। हान निंग कहता है लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए। जिशिंग कहती है कि शायद मैंने सुबह अच्छे से नाश्ता नहीं किया। हान निंग इससे पूछता है कि क्या हुआ है। जिशिंग कहती है कि कुछ भी नहीं। हान निंग नोटिस करता है कि जिशिंग के हाथ में रिंग नहीं है। ये देखकर हान निंग जिशिंग से कहता है कि तुम्हें जाकर थोड़ा सा फ्रेश हो जाना चाहिए। ये कहने के बाद हान निंग अंदर चला जाता है। हान निंग मिस जेंग के पास आकर कहने लगता है कि तुम्हें जिशिंग के साथ इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। मिस जेंग कहती कि ऐसे तो कोई बात नहीं, मैं तो उसको रिमाइंड करवा रही थी कि कहीं लोग ये ना सोचें कि गोंगवा के एम्प्लॉयज को सोशल एटिकेट्स नहीं है। क्या ये गलत बात है। हान निंग कहता है कि नहीं, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, बाद में मैं उसको टीच कर दूंगा। अब हान निंग मुड़कर जिशिंग को देखते हैं और जिशिंग अभी तक वहीं पर खड़ी होती है। अब जिशिंग बाहर आकर टैक्सी का इंतजार कर रही होती है तो हान निंग जिशिंग के पास आकर कहता है कि तुम कार में बैठ जाओ। जिशिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। हान निंग कहता है कि यहाँ पर खड़े होकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करो। ये सुनकर जिशिंग बैठ जाती है। जिशिंग हान निंग से कहती है कि मैं सॉरी करना चाहती हूँ कि आज मेरी कंडीशन अच्छी नहीं थी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। हान निंग कहते हैं कि तुम्हें काम के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। अब रात में जिशिंग जब घर आती है तो ये देखकर ये और अपसेट हो जाती है कि ये चन अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चला गया है। अब जिशिंग ये चन को फिर से कॉल कर रही होती है लेकिन ये चन इसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता और जिशिंग ये कॉल्स ये चन के फ्लैट के बाहर खड़े होकर कर रही होती है। अब ये चन जिशिंग की कॉल उठा ही लेता है। जिशिंग ये चन को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। ये चन जब दरवाजा खोलता है तो जिशिंग अपना कॉन्ट्रैक्ट ये चन को दिखाने लगती है। जिशिंग इसको ये भी दिखाती है कि इसको पहली पेमेंट भी मिल गई है। जिशिंग कहती है कि बहुत जल्द मेरी कंपनी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये चन इसको कंग्रेचुलेशंस कहता है। जिशिंग अब ये चन के फ्लैट में आकर इसकी वार्डरोब चेक करने लगती है लेकिन यहाँ पर सिवाय ये चन की चीजों के और कुछ भी नहीं पड़ा होता। जिशिंग ये चन का पूरा घर चेक करती है। इतने में इसकी नजर इन दोनों की पिक्चर पर पड़ती है तो ये चन कहता है कि मेरी लाइफ में सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं है। ये सुनकर जिशिंग रोने लगती है। ये चन जिशिंग के पास आकर कहता है कि तुम रोना बंद कर दो। जिशिंग कहती है कि मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ तो तुम्हें परवाह क्यों हो रही है। ये सुनकर ये चन जिशिंग को हक कर लेता है। जिशिंग इससे पूछती है कि क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकते, मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये चन रोते हुए कहता है कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होती तो मेरे पास आ जाती हो लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होती तो मैं तुम्हारी लाइफ का एक बैकग्राउंड बोर्ड बन के रह जाता हूँ। जिशिंग इसे सॉरी करते हुए कहती है कि ये मेरी गलती है और कहती है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये चन जिशिंग से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ का हिस्सा नहीं रहे। ये चन कहता है कि इसमें सारी गलती मेरी है, तुम हर रोज अपनी कंपनी के लिए बहुत स्ट्रगल करती हो, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से तुम बहुत परेशान रहती हो लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जिशिंग कहती है कि मेरी कंपनी से रिलेटेड चीजें देना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ना ही वो मुझे तुमसे चाहिए। ये चन कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें वो सब चीजें देना चाहता जो तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए, लेकिन मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, इसलिए तुम सॉरी कहना बंद कर दो, हम दोनों बहुत डिफरेंट लाइफ चाहते हैं। ये चन कहते हैं कि मैंने कल रात तुम्हारी प्रपोजल की प्लानिंग देख ली थी। ये चन इसे सॉरी करता है कि मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सिर्फ एक आम सी
जिंदगी चाहिए जिसमें हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, लेकिन जो तुम चाहती हो वो सिर्फ तुमसे ही बिलोंग करता है। ईशन कहता है कि मेरी यही विश है कि तुम जिंदगी में जो भी करना चाहती हो वो तुम कर सको, तुम्हें वो सब कुछ मिले जो मैं शायद तुम्हें नहीं दे सकता। ये कहकर ये चन पीछे हट जाता है। जिशिंग रोते हुए ईशन के घर से चली जाती है। ये चन अपनी और जिशिंग के पिक्चर और ये रिंग एक ड्रॉर में रख कर इसको लॉक कर देता है। अब शाओ जब हानतिंग से मिलने के लिए आता है तो हानतिंग खाना बना रहा होता है। शाओ ये सब देख कर कहता है कि जब भी कुछ होता है तो तुम कुक करते हो। ये हानतिंग से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। हानतिंग जब कोई जवाब नहीं देता तो शाओ कहता है कि क्या कहीं तुम्हें जिशिंग ने अपना वेडिंग इनविटेशन तो नहीं भेज दिया। हानतिंग कहते है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। शाओ कहते है कि ये तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए, तुम्हें तो फौरन से उसके पास जाना चाहिए, उसको कम्फर्ट की जरूरत होगी। हानतिंग कहते है कि मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ। हानतिंग खाना बनाने के बाद कहता है कि तुम खाना खाओ, मुझे एक काम है। अब जिशिंग ड्रिंक करने के लिए बार में आ जाती है। अब हानतिंग जब बार में आता है तो जिशिंग पहले से ही यहाँ पे बैठ कर ड्रिंक कर रही होती है। हानतिंग यहाँ पे बैठ कर जिशिंग को देखने लगता है। इतने में यहाँ पर चियांग आ जाता है। ये नोटिस करता है कि हानतिंग जिशिंग को देख रहा है तो ये कहने लगता है कि ये पिछले 1 घंटे से यहाँ पर बैठ कर ड्रिंक कर रही है। चियांग हानतिंग से कहता है कि मैं तुम्हें अपना बार दिखाना चाहता हूँ, तुम्हारे आइडियाज भी मैं जानना चाहता हूँ। जिशिंग चेयर पे बैठ कर डांस कर रही होती है, इसलिए नीचे गिर जाती है। ये दोनों इसको पीछे मुड़कर देखते हैं तो जिशिंग कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब हानतिंग देखता है कि जिशिंग फिर से गिरने वाली है तो ये इसको उठा लेता है। जिशिंग हानतिंग से कहती है कि तुम कौन हो। हानतिंग इससे कहता है कि मुझे देखकर तुम्हें कौन याद आ रहा है। जिशिंग हानतिंग को पहचान जाती है, कहने लगती है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर ड्रिंक करें, लेकिन हानतिंग जिशिंग से कहता है कि मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ। जिशिंग जाना नहीं चाह रही होती लेकिन हानतिंग इसको लेकर चला जाता है। हानतिंग जियांग को भी इशारा करता है, वो भी हानतिंग के साथ इसकी कार में आकर बैठ जाता है। जियांग हानतिंग से कहता है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। हानतिंग कहता है कि हम पहले इसको घर छोड़ेंगे। तेंगसुंग हानतिंग से कहते हैं कि मुझे सिर्फ ये पता है कि जिशिंग कौन से नेबरहुड में रहती है, लेकिन इसके घर का नंबर मुझे नहीं मालूम। हानतिंग जियांग से कहता है कि तुम वेची को कॉल करो। अब जिशिंग की तबीयत खराब हो रही होती है। ये देखकर जियांग तेंगसुंग से कहते हैं कि तुम विंडोज ओपन कर दो, लेकिन हानतिंग कहता है कि विंडोज खुलने से इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। अब हानतिंग देखता है कि जिशिंग का सर विंडो में लगने वाला होता है तो हानतिंग जल्दी से अपना हाथ रख लेता है ताकि जिशिंग को चोट नहीं लगे। जिशिंग को इस तरह से देखकर हानतिंग को बहुत बुरा लग रहा होता है। जियांग हानतिंग से कहता है कि वो कॉल नहीं उठा रही है। हानतिंग जियांग से कहता है कि तुम दोबारा कॉल करो उसको। अब हानतिंग अपना हाथ साइड पर करके इसकी जगह अपना कोट रख देता है। जियांग कहता है कि वो कॉल नहीं उठा रही है। हानतिंग कहता है कि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी तो थी। जियांग कहते हैं कि श्यामेंग जरूर लाइव स्ट्रीम कर रही होगी, मैं उससे पूछता हूँ। ये उसकी लाइव स्ट्रीम खोल लेता है। अब जिशिंग हानतिंग की साइड पर लेट जाती है। हानतिंग भी इसको ऐसे देखकर शॉक में होता है। जियांग को श्यामेंग ने एड्रेस बता दिया होता है। ये पीछे मुड़कर हानतिंग को बताने ही वाला होता है, लेकिन हानतिंग इसको सामने देखने के लिए कहता है। जियांग कहता है कि मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि श्यामेंग ने मुझे एड्रेस सेंड कर दिया है। अब जिशिंग फिर से उठकर अपना सर हानतिंग के कंधे पर रख लेती है। जियांग इन दोनों को मिरर से देखने की कोशिश कर रहा होता है। अब हानतिंग जिशिंग को लेकर घर आ जाता है। ये श्यामेंग से कहता है कि तुम इसका ख्याल रखो। श्यामेंग हानतिंग को थैंक्स बोलती है। हानतिंग जब यहाँ से जा ही रहा होता है तो जिशिंग इसको पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मत जाओ, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। जिशिंग को वॉमिट आ रही होती है। ये देखकर श्यामेंग जल्दी से जाकर टब ले आती है। हानतिंग श्यामेंग से पूछता है कि क्या तुम्हारे घर पर हनी है। श्यामेंग कहती है कि मैं जल्दी से जाकर बाय कर लेती हूँ। जियांग श्यामेंग से कहता है कि क्या तुम जानती भी हो कि इतनी रात को अकेले जाना कितना डेंजरस हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब ये दोनों हनी लेने के लिए चले जाते हैं। हानतिंग अपनी टांग छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिशिंग तो इसे ऐसा करने ही नहीं दे रही होती, इसलिए हानतिंग टेबल पे बैठ जाता है। जिशिंग को प्यास लगी होती है तो हानतिंग इसको पानी पिलाता है। इसका चेहरा साफ करने के लिए हानतिंग जब टिश्यू लेने के लिए जाने लगता है तो जिशिंग फिर से इसको जाने नहीं देती। अब हानतिंग यहीं पर खड़े खड़े टिश्यू पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। हानतिंग टिश्यू पकड़ लेता है। जिशिंग का चेहरा साफ करने के बाद हानतिंग फिर से यहीं पर बैठ जाता है। अब जिशिंग कहने लगती है कि इसको ठंड लग रही है। इसको इर्द गिर्द कोई ब्लैंकेट दिखाई नहीं देता और इसका कोट भी चेयर पे पड़ा होता है। अब जिशिंग तो इसको छोड़ नहीं रही होती, इसलिए हानतिंग अम्ब्रेला की मदद से कोट पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हानतिंग इस कोट को नीचे गिरा देता है। हानतिंग फिर से कोशिश करता है और इस कोशिश में ये चेयर ही अपने पास खींच लेता है। हानतिंग अब अपना कोट जिशिंग को दे देता है। जिशिंग हानतिंग का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि तुम मत जाओ, मैं अब अपना बिजनेस रन नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज तुम मेरे साथ ब्रेकअप नहीं करो। जिशिंग अब रोते हुए कहने लगती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट भी की थी लेकिन तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। जिशिंग को इस तरह से रोते देखकर हानतिंग को बुरा लग रहा होता है। श्यामेंग जब घर पहुँचती है तो जियांग कहता है कि मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो मुझे तुम वापस कर दो। श्यामेंग जब स्कैन करती है तो कहती है कि ये तुम्हारा पेमेंट कोड नहीं था। जियांग कहते हैं कि एक दोस्त को वीचैट पर ऐड करने का ये आसान तरीका है। श्यामेंग को अंदर जाने की जल्दी होती है तो ये जियांग से कहती है कि बाद में मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। श्यामेंग जैसे ही अंदर आती है तो ये कुछ कहने वाली होती है, लेकिन हानतिंग इसको खामोश रहने के लिए कहता है। जाते हुए हानतिंग श्यामेंग से कहता है कि तुम इसकी अच्छे से
टेक केयर करना। और फिर ये जियांग के साथ यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जिशिंग उठकर जब पानी पीने के लिए बाहर आती है तो इसकी तीनों फ्रेंड्स बड़े गौर से जिशिंग को देख रही होती हैं। जिशिंग इनसे पूछती है कि तुम लोग इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो। xiaoming कहती कि क्या तुम्हें याद नहीं कि कल रात तुमने क्या किया था। जिशिंग कहती कि मैंने क्या किया था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। जिशिंग कहती कि मुझे सिर्फ ये बात याद है कि मैं बार में ड्रिंक कर रही थी। इनसे पूछती है कि मैं वापस घर कैसे आई थी। लिली हंसते हुए कहती है कि हांतिंग तुम्हें वापस घर लेकर आया था। ये सुनकर जिशिंग बहुत हैरान होती है। xiaoming कहती है कि तुम मुझसे बार में मिली थी। xiaoming इसको बताने लगती है कि जिशिंग ने कल रात क्या किया था। जब हांतिंग को जियांग यहाँ से जा रहे होते हैं तो जिशिंग फ्रिज से बियर का कैन निकाल कर गाना गाना शुरू कर देती है। जियांग और xiaoming इसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जिशिंग गाना गाना नहीं बंद कर रही होती। अब हांतिंग आकर इसके हाथ से बियर का कैन लेने लगता है, लेकिन इसी चक्कर में ये जिशिंग पर गिर जाती है। अब जिशिंग हांतिंग को ये पीने के लिए कहती है। xiaoming इससे कहती भी है कि हमारे लिए मजीद मुश्किल खड़ी नहीं करो तुम, लेकिन जिशिंग किसी की बात नहीं सुन रही होती और गाना ही गाए जा रही होती है। ये सब देखकर हांतिंग को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में जिशिंग को रुकने के लिए कहता है। हांतिंग गुस्से से ये बियर का कैन टेबल पर रखता है तो जिशिंग कहती है कि तुम मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे हो, और ये चेयर पर खड़े होकर फिर से गाना गाने लगती है। अब ये कोई भी जिशिंग को रोक नहीं पा रहा होता। हांतिंग को गुस्सा आ जाता है। ये जिशिंग को उठाकर xiaoming से पूछता है कि मुझे किस रूम में जाना है। xiaoming के बताने पर हांतिंग जिशिंग को इसके रूम में लेकर चला जाता है। ये सब सुनकर जिशिंग बहुत एम्बेरस हो जाती है। कहती कि वो तब यही समझेगा कि मैं पागल हूँ। अब इसकी सभी फ्रेंड्स पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा ईचन से झगड़ा हुआ है, तो जिशिंग इनको बताती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। वेजी कहती है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा था, फिर अचानक ब्रेकअप कैसे हो गया। जिशिंग कहती है कि ईचन ने मुझसे कहा कि हम दोनों के फ्यूचर गोल सेम नहीं है। जिशिंग जब अपने रूम में चली जाती तो लिली इन दोनों से कहती है कि अब तुम दोनों इसके सामने ईचन का जिक्र नहीं करोगी। जिशिंग रोते हुए कहने लगती है कि एक रिलेशनशिप दो लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप को खत्म करने का फैसला सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है। जिशिंग कहती है कि जिस बॉयफ्रेंड के साथ मैंने 4 साल वक्त गुजारा है, पलक झपकते ही वो मेरी जिंदगी से अब गायब हो गया है। अब हांतिंग जिशिंग को एक डॉक्यूमेंट सेंड करता है और कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी का एनुअल प्लान न्यू ईयर से पहले देखना है। जिशिंग कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं टाइम पर कंप्लीट कर लूंगी। अब जिशिंग अपने प्रोडक्ट पर काम करना शुरू कर देती है। जिशिंग जब अपने काम से आज वापस आ रही होती तो यहाँ पर ये कपल को देखती है। इस कपल को देखकर जिशिंग को अपना और ईचन का टाइम याद आ जाता है। अब हांतिंग को जिशिंग का मैसेज आता है कि मैंने पिछले 2 हफ्तों में रिसर्च की है, लेकिन मेरे बिजनेस प्लान में अभी कुछ गलतियां हैं जिनको करेक्ट करने के बाद मैं अपने बिजनेस प्लान में इंक्लूड कर लूंगी। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें रिपोर्ट देने के लिए आ जाऊंगी। हांतिंग कहते हैं कि ठीक है। अब वेची ईचन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। ये ईचन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। ईचन इसे कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम हो गया है। वेची कहती कि हाँ। वेची कहती कि तुम्हारा 4 साल का रिलेशनशिप था, इसलिए मैं समझती हूँ कि तुम जरूर अपसेट होगे, लेकिन अब चूंकि ये खत्म हो गया तो तुम्हें मूव ऑन करने की कोशिश करनी चाहिए। ईचन कहता है कि मैं जानता हूँ कि जिशिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने जिशिंग से इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि वो मेरे बगैर भी बहुत कुछ अचीव कर सकती है। वेची कुछ कहने वाली होती है तो ईचन कहते कि मुझे बस इस सब को ओवरकम करने के लिए कुछ वक्त की जरूरत है। जिशिंग जिजाओ से पूछती है कि क्या हुआ है। जिजाओ कहते कि कुछ नहीं, बस वाटर पाइप फट गया है, मैं अभी किसी को फिक्स करने के लिए बुलाता हूँ। शाओ हांतिंग को बता रहा होता है कि हेनहाई टेक्नोलॉजी ने अपना नया प्रोडक्ट रिलीज कर दिया है और सबकी टेंशन उसने अपनी तरफ खींच ली है। ये हांतिंग से कहता है कि जिशिंग बाकी सबके साथ कैसे कम्पीट कर पाएगी। हांतिंग कहता है कि तुम ज्यादा फिक्र नहीं करो, जिशिंग अपना काम करना अच्छे से जानती है। शाओ कहता है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए वरना तुम्हारी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी। हांतिंग कहते हैं कि मैं फिर से वही बात कहूंगा कि मैं बेकार की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। शाओ कहते हैं कि क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि हेनहाई कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है और मार्केट का भी तुम्हें मालूम है। जब हान हे का प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा तो मार्केट की वजह से जिशिंग की कंपनी खुद ही खत्म हो जाएगी। हांतिंग कहते कि मुझे जिशिंग पर पूरा भरोसा है। हांतिंग जाने लगता है तो शाओ कहते कि क्या तुम खाना नहीं खाओगे। हांतिंग कहता है कि हान हे ने अपना प्रोडक्ट रिलीज कर दिया है। हान योन इस अपॉर्चुनिटी को जिशिंग के खिलाफ जरूर इस्तेमाल करेगी। ये कहकर हांतिंग यहाँ से चला जाता है। जब हांतिंग ऑफिस आता है तो तेंगसोंग इसको बता रहा होता है कि हान योन एग्जीक्यूटिव्स के साथ मीटिंग कर रही है। मिस जिशिंग को जल्दी करनी होगी वरना सारा प्रेशर आप पर आ जाएगा। हांतिंग तेंगसोंग से पूछता है कि क्या कभी तुम्हारा दिल टूटा है। तेंगसोंग कहता है कि हाँ। हांतिंग कहता है कि तुम्हें मूव ऑन करने में कितना वक्त लगा। तेंगसोंग कहता है कि शायद 1 या 2 महीने। ये सुनकर हांतिंग सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा टाइम है। इसके साथ ही हांतिंग को जिशिंग का मैसेज आ जाता है कि मेरी कंपनी का एनुअल प्लान तैयार हो गया है। हांतिंग इसको शाम में आने के लिए कहता है। जिशिंग कहती है कि मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। ये मैसेज पढ़कर हांतिंग खुश हो जाता है। अब शाम में जिशिंग हांतिंग के पास आ जाती है। हांतिंग जिशिंग को देखकर कहता है कि मुझे तो लगा था कि अब तुम अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना
करना चाहती। जिशिंग हानतिंग से सॉरी करती है कि उस दिन ड्रिंक करने की वजह से इसने उल्टी सीधी बातें कर दी थी। हानतिंग जिशिंग के पास आने लगता तो जिशिंग ये देखकर पीछे हट जाती है। हानतिंग जिशिंग के कोट से एक धागे को साइड पर करता है और कहने लगता है कि जब इंसान ड्रंक होता तब तो वो सच बोलता है ना। ये सुनते ही जिशिंग इसको कहती है कि ये नेक्स्ट ईयर का प्रपोजल है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन पे मैंने तुम्हें मेल कर दिया है। ये कह के जिशिंग ये प्रपोजल टेबल पर रख देती है। हानतिंग कहते हैं कि एक बिजनेस पर्सन को अपनी फिजिकल फिटनेस का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये जिशिंग से कहते हैं कि तुम्हारा वेट 45 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि मुझे तुम्हें नेक्स्ट पेमेंट देनी भी है या नहीं। ये सुनकर जिशिंग बहुत हैरान होती है, कहती है कि क्या ये भी रिक्वायरमेंट थी। हानतिंग जब कोई जवाब नहीं देता तो जिशिंग कहती है कि तुम सही कह रहे हो। जिशिंग कहती है कि अब मेरा काम खत्म हो गया तो मुझे जाना चाहिए। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि हम साथ में डिनर करते हैं। ये सुनकर जिशिंग बहुत हैरान होती है और कहने लगती है कि इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे पास करने के लिए काम है। ये कहकर जिशिंग यहाँ से चली जाती है। जिशिंग जब घर पर आती तो ये अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मॉम जिशिंग से कहती है कि अगर मैं येचन को कॉल नहीं करती तो मुझे मालूम नहीं होता कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तुमने आखिर हमें क्यों नहीं बताया। जिशिंग कहती है कि मैं बस आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। मॉम इसको डांटने लगती है कि इसने काम के बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया। तो जिशिंग मॉम से कहती है कि मॉम मैं गलत हूँ, इसलिए आप मुझे माफ कर दें। दूसरी तरफ हानतिंग जब जिशिंग का प्रपोजल पढ़ लेता है तो ये जिशिंग को कॉल करता है। हानतिंग कहते हैं कि सारे प्लान्स अप्रूव हो गए हैं, मैं तुम्हें कल मिलूंगा। जिशिंग कहती है कि ठीक है। अब बेल बजती है। हानतिंग जब दरवाजा खोलता है तो मिस ज़ेंग आई होती है। हानतिंग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिस ज़ेंग कहती है कि मैं जानती थी कि तुम अभी सोए नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मिडनाइट स्नैक लेकर आई हूँ। जब मिस ज़ेंग अंदर आती है तो ये देख लेती है कि हानतिंग जिशिंग की कंपनी का प्रपोजल प्लान पढ़ रहा था। हानतिंग जब इसके लाया हुआ स्नैक ट्राई कर रहा होता है तो मिस ज़ेंग हानतिंग से कहती है कि मैं डॉक्टर च्यांग को अपनी कंपनी इनवाइट करना चाहती हूँ। हानतिंग कहते हैं कि ठीक है, मैं डॉक्टर च्यांग से बात करूंगा। ये सुनकर मिस ज़ेंग खुश हो जाती है। अब हानतिंग ने जिशिंग के लिए सूप बनाया होता है कि जब जिशिंग के लिए पैक कर रहा होता तो शॉ कहता है कि मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। तो हानतिंग कहता है कि बाकी का तुम पी लेना। हानतिंग जल्दी से सारा खाना पैक करके यहाँ से चला जाता है। अब हानतिंग जब जिशिंग की कंपनी पहुँचता है तो यहाँ पर इसकी मॉम आई होती है। यह हानतिंग को बताती है कि मैं जिशिंग की मॉम हूँ, मुझे जिशिंग ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम इन्वेस्टर हो। अब हानतिंग जिशिंग की मॉम के साथ अंदर आ जाता है। मॉम इससे पूछती है कि तुम बाहर से खाना लेकर आए हो। हानतिंग कहता है कि हाँ। जिशिंग की मॉम कहती है कि तुम लोगों को बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये हानतिंग से स्ट्रॉबेरीज वॉश करने के लिए कहती हैं। हानतिंग जब स्ट्रॉबेरीज धोने के लिए टैप ओपन करता है तो इसका पाइप अभी भी जिजाओ ने फिक्स नहीं करवाया होता तो सारा पानी हानतिंग के ऊपर गिर जाता है। जिशिंग की मॉम देखते हैं कि हानतिंग के कपड़े गीले हो गए हैं तो ये जिशिंग की एक शर्ट हानतिंग को पहनने के लिए दे रही होती है। हानतिंग कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिशिंग की मॉम इंसिस्ट करने लगती है कि अगर तुमने कपड़े चेंज नहीं किए तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। अब हानतिंग ना चाहते हुए जिशिंग की मॉम से ये शर्ट ले लेता है। अब जिशिंग जब वापस आती है तो ये हानतिंग को इस स्वेटर में देखकर बहुत हैरान होती है। हानतिंग इसको बताता है कि वाटर पाइप को मैंने फिक्स कर दिया है। ये सुनकर जिशिंग हानतिंग को थैंक्स बोलती है। हानतिंग जिशिंग की मॉम को बताता है कि असल में मैं जिशिंग को ये एनुअल प्लान वापस करने के लिए आया था। हानतिंग जब ये जिशिंग को दे देता है तो कहता है कि आप लोग खाना खाएं, मैं जा रहा हूँ। मॉम हानतिंग से कहती है कि इतना सारा खाना है, तुम खाना खा कर जाना। जिशिंग भी हानतिंग से कहती है कि तुम्हें मेरी मॉम का खाना ट्राई करना चाहिए। इन दोनों के इंसिस्ट करने पर हानतिंग रुकने के लिए मान जाता है। जिशिंग हानतिंग का लाया हुआ खाना ट्राई करती है और ये हानतिंग से कहती है कि बहुत मजे का है। ये देखकर हानतिंग को बहुत अच्छा लगता है कि जिशिंग को ये खाना पसंद आया है। मॉम ये बात नोटिस कर लेती है कि हानतिंग बार बार जिशिंग को ही देखे जा रहा है। जिशिंग की मॉम हानतिंग से पूछती है कि तुम तो काफी बिजी रहते होगे, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करने का वक्त मिल जाता है। हानतिंग कहता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई है। ये सुनकर जिशिंग की मॉम इससे सॉरी करती है, लेकिन हानतिंग कहता है कि कोई बात नहीं, उनकी डेथ को बहुत टाइम बीत गया है। मॉम कहती है कि खाने के बाद मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड कर लूंगी। हानतिंग कहते हैं कि ठीक है। मॉम कहती है कि जब भी तुम सिचुआन आए तो मेरे घर पर डिनर करने के लिए जरूर आना। इसके साथ ही जिशिंग की मॉम अब हानतिंग को जिशिंग के बचपन के किस्से सुनाने लगती हैं, जिनको सुनकर हानतिंग हंस रहा होता है। इसके बाद हानतिंग जिशिंग और उसकी मॉम को घर पर छोड़ने के लिए आता है। हानतिंग कहता है कि इतना सारा सामान है, मैं घर तक छोड़ने में आपकी मदद कर देता हूँ। मॉम कहती है कि ठीक है, मैं जाकर पहले दरवाजा खोलती हूँ। जिशिंग हानतिंग से कहती है कि मेरी मॉम की वजह से तुम्हें परेशानी हो रही होगी ना। हानतिंग कहते हैं कि कोई बात नहीं है कहकर ये चला जाता है। अब जिशिंग जाते हुए हानतिंग को आज के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें पाइप वगैरह भी फिक्स करने आते हैं। हानतिंग कहता है कि मैं 10 साल अब्रॉड अकेले रहा हूँ तो ये तो कुछ भी नहीं है। जिशिंग कहती है कि क्या तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारे साथ जर्मनी नहीं गए थे। हानतिंग कहता है कि मैं जब जर्मनी गया था तो वो मेरे साथ 2 दिन रुके थे, लेकिन उसके बाद वो कभी भी मुझसे जर्मनी मिलने के लिए नहीं आए। अब हानतिंग जिशिंग के घर पहुँचकर सारा सामान इसको दे देता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारी स्वेटर जल्दी वॉश करके वापस कर दूंगा। जिशिंग हंसते हुए कहती है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है।
चेशिंग इससे कहते हैं कि तुम गुस्सा नहीं करना, मैंने बस तुम्हें कभी ऐसे देखा नहीं, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। हानदिंग इसको बाय करके यहाँ से चला जाता है। यांग श्यामेंग की पिक्चर्स वीचैट पर देख रहा होता है। पिक्चर्स देखने के बाद ये इसको मैसेज करता है कि तुम ऐसे अच्छी नहीं लग रही। जब ये चेक करता है तो श्यामेंग ने ये मैसेज देखकर इसको अनफ्रेंड कर दिया होता है। इस बात पे ये गुस्सा हो जाता है, कहता है कि पहली दफा किसी ने मुझे अनफ्रेंड करने की हिम्मत की है। श्यामेंग की इस हरकत पर यांग इससे बदला लेने के बारे में सोच रहा होता है। घर पर आने के बाद हानदिंग अपने पेरेंट्स की पिक्चर को देख रहा होता है, जहाँ पर हानदिंग के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ होता है। वो एक रिमोट एरिया था, इसी वजह से वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज ना होने की वजह से इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। अब श्यामेंग को प्रमोशन की जॉब ऑफर होती है। प्रमोशन के बारे में बात करने के लिए इस लड़की ने श्यामेंग को अपने स्टोर बुलाया होता है। श्यामेंग इसके स्टोर जाने के लिए मान जाती है। आज जेशिंग की मॉम वापस आ रही होती है। जेशिंग से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बिजी हो, लेकिन तुम्हें न्यू ईयर से पहले घर वापस आना होगा। जेशिंग कहती है कि मॉम मैं आने की पूरी कोशिश करूंगी। जेशिंग की मॉम कहती है कि तुम बॉस बन गए तो तुम्हें हानदिंग से कुछ सीखना चाहिए, वो भी तुम्हारी एज का ही है, लेकिन वो तुमसे बहुत मैच्योर दिखाई देता है। मॉम जेशिंग से कहते हैं कि न जाने क्यों हानदिंग से मिलकर मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरा और उसका कोई कनेक्शन है, इसलिए तुम मेरी तरफ से उसको गुड बाय कह देना। अब श्यामेंग जब प्रमोशन करने के लिए स्टोर आती है तो यहाँ पर इसकी मुलाकात जियांग से होती है। इससे पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियांग कहता है कि मैं कमर्शियल शूट करने के लिए आया हूँ। श्यामेंग कहती है कि तो एडवर्टाइजर तुम थे। जियांग कहता है कि हाँ मेरा बिजनेस बहुत फैला हुआ है। ये श्यामेंग से कहता है कि हमें काम के लिए एक दूसरे को वीचैट पर ऐड करना ही होगा। काम की वजह से श्यामेंग को इसको वीचैट पर ऐड करना पड़ता है। जियांग श्यामेंग से कहता है कि अब हम लोग कोलैबोरेट करें तो मुझे तुम्हारे नंबर की भी जरूरत होगी। श्यामेंग जब अपना नंबर सेंड करती है तो ये सेंड नहीं होता क्योंकि जियांग ने इसको अनफ्रेंड कर दिया होता है। श्यामेंग कहती है कि इसका क्या मतलब है। जियांग कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि अगर कोई आपको अनफ्रेंड करे तो आपको कैसा फील होता है। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। श्यामेंग यहाँ से जा रही हो तो जियांग कहते हैं कि क्या तुम्हें काम नहीं चाहिए। ये सुनकर श्यामेंग रुक जाती है, कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। इतने में यहाँ पे मिस्टर लो आ जाते हैं। जियांग श्यामेंग को मिस्टर लो से इंट्रोड्यूस करवा कर यहाँ से चला जाता है। अब जेशिंग हानदिंग की कंपनी आकर इंतजार कर रही होती है। तैंगसोंग को देखकर फौरन इसके पास जाते हुए कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है। तैंगसोंग इसको मना करने वाला होता है, लेकिन हानदिंग से ये बात कर रहा था तो हानदिंग इसको कहता है कि जेशिंग को अपनी बात पूरी करने दो। जेशिंग कहती है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हम डोंगयंग चैनल का इस्तेमाल करके 3D प्रिंटर बाय कर सकते हैं, क्योंकि वैसे हमें प्रिंटर बाय करने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। हानदिंग तैंगसोंग से पूछता है कि इससे पूछो कि ये क्या करना चाह रही है। तैंगसोंग जब ये पूछता है तो जेशिंग कहती है कि आप मुझे अपनी कंपनी के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ग्रुप में ऐड कर दें। तैंगसोंग कहता है कि मैं जाकर बॉस से बात करता हूँ। तो जेशिंग कहती है कि ये तो टेम्परेरी सिचुएशन है, तो मिस्टर हान को तंग करने की क्या जरूरत है। तैंगसोंग फोन स्पीकर पर कर देता है और हानदिंग जेशिंग से कहता है कि मेरे ऑफिस आओ। ये देखकर जेशिंग शॉक हो जाती है। हानदिंग जेशिंग से पूछता है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आई। जेशिंग कहती है कि मुझे लगा कि इतने से मसले के लिए मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। हानदिंग कहता है कि तुम्हें शॉर्टकट्स लेने की जरूरत नहीं है। जेशिंग कहती है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम डोंगयन चैनल का इस्तेमाल करके 3D प्रिंटर बाय कर सकते हो। हानदिंग कहते हैं कि मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी कंपनी के 5% शेयर और देने होंगे। ये सुनकर जेशिंग कहती है कि फिर ये मसला मैं खुद ही हल कर लेती हूँ। ये कहकर जेशिंग यहाँ से चली जाती है। यहाँ से जाते हुए जेशिंग लिली को मदद के लिए कॉल करती है, जबकि लिली आज शाओ के साथ डिनर कर रही होती है। जेशिंग जब घर पर आती है तो आज श्यामेंग बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। जेशिंग इससे पूछती है कि तुम इतनी खुश क्यों दिखाई दे रही हो। श्यामेंग कहती है कि मैं बहुत जल्द इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने वाली हूँ। जेशिंग कहती है कि तुम्हारा अचानक से ये प्लान कब बना। श्यामेंग कहती क्योंकि मेरे पास पैसे आने वाले। जियांग ने एक नई जॉब से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है। जेशिंग भी श्यामेंग के लिए बहुत खुश हो जाती है। ये सुनकर एक म्यूजिक स्टोर में श्यामेंग पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आई होती है। ये पियानो बजाते हुए गाना गा रही होती है। यहाँ पर एक लेडी आती है जो श्यामेंग से कहने लगती है कि तुम सिर्फ पियानो ही अच्छा नहीं बजाती बल्कि गाना भी बहुत अच्छा गाती हो। श्यामेंग इस लेडी के कॉम्प्लीमेंट के लिए इसको थैंक्स बोलती है। ये लेडी से पूछती है कि क्या तुम शिंगेंग यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो। श्यामेंग कहती है कि मैं इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, मैं तो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए आई हूँ। श्यामेंग कहने लगती है कि आंटी आपके बच्चे हैं तो मैं उनको म्यूजिक लेसन दे सकती हूँ, अगर आप मुझे हायर करेंगी तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगी। ये कहने लगती है कि मैं यहाँ पर एक टीचर को ही ढूंढने के लिए आई थी। ये सुनकर श्यामेंग बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन ये लेडी बताती है कि मैं ही म्यूजिक सीखना चाहती हूँ। श्यामेंग इस लेडी को टीच करने के लिए तैयार हो जाती है। अब से जेशिंग को बताने लगता है कि मिस्टर वू जिसने लिली को हिरास करने की कोशिश की थी, उसकी वाइफ लिली
पर ऑनलाइन इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है कि लिली ने ही इसके हस्बैंड को फंसाने की कोशिश की थी। इस पोस्ट के साथ उसने लिली की फोटोज भी रिलीज की हैं। ये सुनकर जिशिंग भी शॉक हो जाती है। इस पोस्ट पर सभी लोगों ने लिली को बहुत बुरा भला कहा होता है। अब जिशिंग लिली को कॉल करती तो लिली कहती है कि मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी, मैंने मैन्युफैक्चरर ढूंढ लिया है, तुम कल जाकर उससे मीटिंग कर लेना। जिशिंग अब इससे इस ऑनलाइन पोस्ट के बारे में पूछती है तो लिली कहती है कि मैं जानती हूँ ये कोई बड़ा मसला नहीं है। लिली को तो इस पोस्ट ने बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं किया होता। ये जान के जिशिंग को खुशी होती है। जिशिंग जिजाओ को बताते कि लिली ठीक है, इसलिए तुम्हें भी अब काम करना चाहिए। आज जिशिंग लिली के साथ 3D प्रिंटर बाय करने के लिए आ जाती है। जिशिंग प्रिंटर खरीदने के लिए तो तैयार होती है, लेकिन इसको बताया जाता है कि ये प्रिंटर इनको 6 महीनों के अंदर डिलीवर किया जाएगा। जिशिंग अब इसी बात को लेकर परेशान हो रही होती है कि इनको तो प्रिंटर जल्दी चाहिए। अब मिस जेंग मिस्टर चेंग से मिलने के लिए आती हैं। मिस जेंग कहती है कि मुझे अपने रोबोट के सेकंड फेज के लिए कुछ रिसोर्सेज की जरूरत है, लेकिन मेरे पास रिजर्व्स नहीं है। ये इस मामले में मिस्टर चेंग को मदद करने के लिए कह रही होती हैं। मिस्टर चेंग कहने लगते हैं कि हांतिंग के वापस आने से पहले तुम मेरे सारे रिसोर्सेज बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर लेती थी। वो टाइम बहुत अच्छा था, लेकिन आखिर हांतिंग क्यों वापस आ गया? मिस्टर चेंग मिस जेंग से हांतिंग के वापस आने का कारण पूछ रहे होते हैं। मिस जेंग कहती है कि तुम किस बारे में बात करे, मैं तुम्हें क्लियरली बता चुकी हूँ कि अब मैं तुम्हें डेट नहीं करूंगी। अब जिशिंग को सिर्फ एक प्रिंटर बाय करना होता है, इसलिए सेल्स पर्सन जिशिंग को इनकार कर देता है कि हम एक प्रिंटर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये सुनकर जिशिंग लिली से कहने लगती है कि हमें बॉस को जाकर बता देना चाहिए कि वाकई में एक प्रिंटर बहुत ही कम है, इसीलिए हम लोग इसको बाय नहीं कर सकते अभी। लिली कहती है कि ठीक है, फिर हम डोंगयोंग जाकर बात करते हैं बॉस से। डोंगयोंग का नाम सुनकर ये सेल्स पर्सन पूछता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका इंचार्ज कौन है? जिशिंग कहती है कि हांतिंग। हांतिंग का नाम सुनकर ये सेल्स पर्सन इन दोनों को यहाँ पर बैठने के लिए कहता है और ये कि मैं अभी जाकर मिस्टर लेन से बात करता हूँ। जिशिंग बहुत खुश हो रही होती है कि इनकी ट्रिक काम कर गई है। अब लिली को मिस्टर वू ने उस पोस्ट की वजह से सॉरी का मैसेज किया होता है। ये सुनकर तो जिशिंग भी हैरान होती। लिली कहती है कि जरूर मेरी किसी ने मदद की है। मिस जेंग अभी भी मिस्टर चेंग को अपनी मदद करने के लिए मना रही होती हैं। इतने में मिस्टर लेन की कॉल मिस जेंग को आती है। वो मिस जेंग से पूछता है कि क्या आप शिंगजिंग टेक्नोलॉजी की जिशिंग को जानती हैं? अभी सेल्स पर्सन इन दोनों के पास वापस आ जाता है, कहता है कि प्रेसिडेंट लेन आपको प्रिंटर देने के लिए तैयार हो गए हैं। जिशिंग कहती है कि हमें ये प्रिंटर कब तक मिल जाएगा? ये कहता है कि चाइनीज न्यू ईयर आ रहा है, इसलिए न्यू ईयर के बाद तुम लोगों को प्रिंटर मिल जाएगा। ये सुनकर जिशिंग इसको थैंक्स बोलती है। अब ये सेल्स पर्सन इन दोनों को कहता है कि मिस्टर लेन की कॉल आई थी, उन्होंने मुझे आप दोनों को कल लंच पर इनवाइट करने के लिए कहा है। ये दोनों लंच के लिए मान जाती हैं। अब अगले दिन ये दोनों जब रेस्टोरेंट पहुंचती हैं तो लिली जिशिंग से कहती है कि मिस्टर ले ट्रैफिक में फंस गए, इसलिए उनको आने में थोड़ी देर हो जाएगी। साथ ही जिशिंग को हांतिंग का मैसेज आता है कि अगर तुम्हें अभी तक प्रिंटर नहीं मिला तो मेरी ऑफर अभी भी वैलिड है। जिशिंग हांतिंग को बता देती कि इसने प्रिंटर का ऑर्डर दे दिया है। हांतिंग इससे पूछता है कि तुमने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की? तो जिशिंग कहती कि ये तो एक सीक्रेट है। आज शियामेंग इस लेडी को लेसन देने के लिए घर पर आई होती, लेकिन ये फ्लावर सेट करवाने में इस लेडी की मदद कर रही होती है और ऐसा करते हुए ये चियांग की बुराइयां इस लेडी के साथ कर रही होती है। ये लेडी कहती है कि तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बेटे की याद आ रही है। ये लेडी बताने लगती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, इसलिए मुझे डर था कि मेरे बेटे को इस वजह से सफर न करना पड़े, तो मैंने उसको पैम्पर करना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा करने से वो बहुत बिगड़ गया है। उसे ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब तलाश करनी चाहिए, लेकिन वो तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जिशिंग और लिली मिस्टर लेन के आने का इंतजार कर रही होती हैं। जिशिंग लिली से कहती है कि क्या तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करना चाहती हो? मैं जानती हूँ कि मेरी कंपनी अभी शुरू हुई है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मेरी कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। तुम सेल्स डिपार्टमेंट में मेरी बहुत मदद कर सकती हो। लिली कहती है कि मैं तुम्हें किसी भी मुश्किल में डालना नहीं चाहती, वैसे भी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बिजनेस पार्टनर्स बनना एक अलग मैटर है। मैं नहीं चाहती कि बिजनेस की वजह से हमारी दोस्ती पर कोई भी इफेक्ट आए। जिशिंग कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि हम दोनों ही अपने काम को प्रोफेशनली करते हैं। जिशिंग कहती है लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। लिली कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। अब इतने में मिस्टर लेन भी यहाँ पर आ जाते हैं। मिस जेंग ने अचानक हांतिंग को लंच के लिए इनवाइट किया होता है, तो हांतिंग मिस जेंग से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। मिस जेंग कहती है कि मैंने प्राइवेट रूम बुक कर लिया है, तो हम वहाँ पर जाकर बात करते हैं। लंच के दौरान मिस्टर लेन जिशिंग से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारा मिस्टर हान के साथ रिलेशनशिप काफी अच्छा है। जिशिंग कहती है कि हाँ, कॉलेज क्लासमेट तो कोई भी हो सकता है। मिस्टर लेन कहते हैं कि मिस्टर हान ने अगर तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है तो उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। जिशिंग मिस्टर लेन को इनकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है, तो मिस्टर लेन कहते हैं कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। जिशिंग से कहते हैं कि क्या तुम मिस्टर हान को कांटेक्ट करने में हमारी मदद कर सकती हो। ये बात सुनकर जिशिंग शॉक हो जाती है। साथ वाले रूम में बैठकर हांतिंग ने सारी बातें सुन ली होती हैं। मिस जेंग कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि जिशिंग कनेक्शंस बिल्ड करने में इतनी स्मार्ट है। हांतिंग मिस जेंग से कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर जानबूझकर लेकर आई हो ना। मिस जेंग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हांतिंग इस
बात पर मुस्कुराता है। जिशिंग को तो समझ नहीं आ रही होती कि ये मिस्टर लिन से क्या कहे। लिली ही यहाँ पर सारा कुछ हैंडल करते हुए मिस्टर लिन से कहती है कि लंच करने के बाद हम लोग कैरियोके चलेंगे। मिस्टर लिन और ये सेल्स पर्सन मान जाता है, लेकिन जिशिंग कहती है कि मुझे मिस्टर हान को जाकर रिपोर्ट करना होगा, तो मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकूंगी। अब जिशिंग जब वॉशरूम जा रही होती है तो ये हानतिंग को देख लेती है। जिशिंग इसी बात को लेकर परेशान होती है कि अब ये इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी। जिशिंग जब वॉशरूम से बाहर आती है तो हानतिंग बाहर खड़ा इसका इंतजार कर रहा होता है। जिशिंग हानतिंग को यहाँ पर देखकर शॉक हो जाती है। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। हानतिंग जिशिंग से पूछता है कि तुम अभी किसके साथ डिनर कर रही थी। जिशिंग कहती है कि मैं बेदी कंपनी के मिस्टर लिन के साथ। हानतिंग कहते कि क्या मेरा नाम इस्तेमाल करना इतना आसान है। ये सुनकर जिशिंग शर्मिंदा हो जाती है। हानतिंग जिशिंग से पूछता है कि मुझे इस्तेमाल करके तुम्हें कैसा लग रहा है। हानतिंग कहता है कि मैंने हमेशा ये सोचा कि तुम एक बहुत ही सेंसिबल और नाइस इंसान हो, लेकिन मैंने तुम्हें शायद अंडर एस्टिमेट कर लिया था। तुम तो बहुत ही स्मार्ट निकली। जिशिंग कहते कि मैंने सिर्फ उनको ये बताया था कि तुम मेरे कॉलेज क्लासमेट हो, मैंने झूठ तो नहीं बोला, लेकिन उन्हें गलतफहमी हो गई है। हानतिंग जिशिंग के पास आते हुए कहता है कि उन्हें यही लग रहा है ना कि हम दोनों के दरमियान एक इम्प्रॉपर रिलेशनशिप है। जिशिंग ये सुनकर रो रही होती है। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि अपने आप को देखो, तुम अपने बारे में लोगों के मुंह से बुरी बातें सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। हानतिंग कहता है कि सबसे मुझे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम नतीजा बर्दाश्त नहीं कर सकती तो शॉर्टकट लेने के बारे में भी मत सोचो, क्योंकि हर शॉर्टकट की आपको प्राइस पे करनी पड़ती है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।